वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हस्ताक्षर, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हस्ताक्षर। जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल, जय 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 पूरब की आत्मा, जय 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 पूर्वांचल। वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय का हस्ताक्षर। माननीय कुलाधिपति 19वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी, समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर प्रेम शंकर गोयल जी, मानद अति विशिष्ट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रौद्योगिकी शोध भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलोर, कार्य परिषद
विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रबंधक, प्राचार्य एवं प्राध्यापकगण, समस्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं स्वर्ण पदक विजेता मेधावियों, समस्त विद्यार्थियों, अभिभावकगण तथा आमंत्रित अतिथिगण। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से विश्वविद्यालय में एक नई ऊर्जा का संचरण हुआ है। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की ओर से प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक माननीय प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय कुलाधिपति जी के प्रेरणादायी निर्देशन ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन की संभावनाओं को पुनर्जागृत किया है। समारोह के मुख्य अतिथि देश के संचार एवं प्रतिरक्षा से जुड़ी संवेदनशील उपलब्धियों के प्रति समर्पित विख्यात वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर प्रेमशंकर गोयल जी की उपस्थिति इस विश्वविद्यालय एवं विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। विज्ञान, प्रबंध अध्ययन, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और औसत संकायों में स्नातक, परास्नातक एवं पीएचडी की उपाधि को अर्जित कर अपने गुरुजनों एवं अभिभावकों का सम्मान बढ़ाया है। यह आपके शैक्षणिक जीवन का प्रारंभिक सोपान है, जिस पर अग्रसर होकर आप व्यक्तित्व को प्रखर बनाएंगे और संगठनों अथवा व्यवसायों में निष्ठापूर्वक कार्यरत रहते हुए उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। आपकी यह निष्ठा नए युग का निर्माण करने में सहायक हो। आप सदैव जनहित एवं राष्ट्रहित में कार्य करेंगे, हम सभी का पूरा विश्वास है। पूर्वांचल अवस्थित विश्वविद्यालय परिक्षेत्र की अनेक भौगोलिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं। यहाँ के विद्यार्थियों में असीम उत्साह एवं क्षमता है। उन्हें जीवन के प्रति आधुनिक विचारों के साथ नए नए तकनीकी, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से प्रशिक्षित करते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। बौद्धिक विकास की यह प्रयोगशाला वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य एवं कर्तव्य के प्रति कटिबद्ध रहते हुए आप सबके सहयोग से निरंतर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ की भांति मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2015-16 में नैक मूल्यांकन के संदर्भ में लेटर ऑफ इंटेंट की स्वीकृति के बाद सेल्फ स्टडी रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। पीयर टीम के आगमन हेतु तैयारी प्रगति पर है। गुणवत्ता के लिए पारदर्शिता अनिवार्य तत्व है। इस हेतु सत्र 2014-15 में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का AISHE पर पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। सत्र 2015-16 में पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015 में प्रदान की जाने वाली समस्त PhD उपाधियों के शोध प्रबंधों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शोधगंगा कार्यक्रम पर पंजीकृत कराया गया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट को पुनः रेखांकित किया जा रहा है। परीक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन पत्र लेने के उपरांत ऑनलाइन प्रवेश पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मार्कशीट के वितरण की व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। विगत परीक्षाओं एवं पंजीकरण के समस्त आंकड़ों के लिए एक डाटा सेंटर स्थापित करने की व्यवस्था की जा रही है। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों को डिजिटल करने हेतु कार्य निरंतर प्रगति पर है। ई पुस्तकालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय परिसर में वर्चुअल क्लासरूम स्थापित करने हेतु एवं कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रक्रिया प्रगति पर है। विश्वविद्यालय में ऑप्टिकल फाइबर का लोकल नेटवर्क समस्त प्रयोगशालाओं
कार्यालयों, कक्षाओं तथा छात्रावास के कमरों तक स्थापित है, जिसका रखरखाव एवं संचालन निरंतर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर को वाईफाई बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त संकायों कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि, वित्त, शिक्षा, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी एवं अप्लाइड साइकोलॉजी के यूजी एवं पीजी स्तर के समस्त पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम, सीट संख्या निर्धारण, फीस आदि का विवरण भी वेबसाइट पर दर्शित है। शैक्षिक सत्र 2015-16 के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध ढंग से प्रवेश, शिक्षण कार्य, परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा संचालन हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस विश्वविद्यालय से 5 जनपदों के कुल 661 महाविद्यालय, आजमगढ़ के 173, गाजीपुर 221, जौनपुर 151, मऊ 115 तथा इलाहाबाद 1 संबद्ध है। किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था में विश्वविद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है कि बॉटम अप अप्रोच अर्थात आधार युक्त नीति को अपनाते हुए कार्य संपादन किया जाए। इससे विश्वविद्यालय में पंजीकृत लगभग 6 लाख छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सका है। भारत की परंपरागत शिक्षण प्रणाली में मातृभाषा हिंदी, संस्कृत, गणित के साथ साथ अंग्रेजी एवं वर्तमान में कंप्यूटर शिक्षा को भी सामान्यतः समाहित किया गया है। इस आधारभूत शिक्षा प्रणाली को जीवंत रखते हुए शिक्षा प्रणाली को अधिक सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारे विद्यार्थी भूमंडलीकरण के युग में अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने में सफल हो सकें, अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकें। समस्त शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय को इस संबंध में आत्ममंथन करना होगा। सुदृढ़ टॉप डाउन बॉटम अप्रोच से शीर्ष नेतृत्व समय समय पर दिशा निर्देश देते हुए नए मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, ताकि परिवर्तन के प्रवाह के साथ साथ नवयुवकों को अग्रसर किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय न केवल एक शैक्षणिक संस्थान है, बल्कि बौद्धिक एवं चारित्रिक चेतना के निर्माण का एक केंद्र भी है। आधुनिक प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कक्षाओं, योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन, उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पाठ्येतर गतिविधियों में तल्लीनता बहुमुखी विकास के मार्ग को प्रशस्त कर सकती है। ज्ञानार्जन के विभिन्न तकनीकी साधनों के बावजूद परंपरागत कक्षाओं में विद्यार्थी एवं शिक्षक का शैक्षणिक संवाद उनके प्रभावशाली निर्माण का सर्वोच्च कारक सिद्ध होता है। इस अवसर पर मुझे विश्वविद्यालय की पाठ्येतर गतिविधियों से जुड़ी उपलब्धियों की चर्चा करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। जहां एनएसएस एवं रोवर्स रेंजर्स जैसी गतिविधियों में विश्वविद्यालय का राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, वहीं 2 वर्षों से राजभवन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट सफलता का न केवल साक्षी रहा है, अपितु मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन भी करता रहा है। इस प्रसंग में मैं महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा छात्रों को दिए गए एक उपदेश का स्मरण कराना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय में निवास करने का पहला कर्तव्य है कि व्यायाम करके शरीर बनाएं। पहले स्वास्थ्य सुधारें, फिर विद्या पढ़ें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सन्निवेश करें तो हम जीवन का लाभ उठा सकते हैं। नित्य सुबह शाम नियम से व्यायाम करें, शाम को खेलें, मैदान में विचरें, जल्दी भोजन करें और नियम से नित्य अध्ययन करें। विद्वानों का उपदेश सुनें, उनका अनुभव ग्रहण करें और आशीर्वाद लें। अपनी रक्षा आप स्वयं करें, समय की पाबंदी रखें, व्यर्थ में समय नष्ट न करें। आदरणीय कुलाधिपति जी, आपके मार्गदर्शन से यह विश्वविद्यालय अपने निर्धारित उद्देश्यों को निरंतर प्राप्त कर सकेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा प्रयास है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रदेश एवं देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों की पंक्ति में प्रमुख स्थान प्राप्त करे। पूर्वांचल में अवस्थित
इस विश्वविद्यालय की 28 वर्षों की विकास यात्रा और शैक्षणिक उपलब्धियां समर्पित शिक्षकों, प्राचार्यों, अधिकारियों, अभिभावकों और कर्मचारियों के अथक प्रयत्नों से ही संभव हो सकी। मैं सभी स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करता विद्यार्थियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे अपने उत्कृष्ट योगदान से विश्वविद्यालय एवं देश का नाम आलोकित करेंगे। मैं इस सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों का वसंतोत्सव के पावन पर्व पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। इस दीक्षांत समारोह का आयोजन वर्ष 2015 तक के पीएचडी, वर्ष 2015 की कला संकाय, कृषि संकाय, वाणिज्य संकाय, शिक्षा संकाय, विज्ञान संकाय, प्रबंध अध्ययन संकाय, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय, अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी एवं औषधि संकाय के वर्ष 2015 के उत्तीर्ण परास्नातकों स्नातकों को उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है। माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को अनुशासनोपदेश प्रदान करता हूँ। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तथा प्रत्येक खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए मेरा यह उपदेश है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को उच्छिन्न न करो, सत्य में प्रमाद न करो, धर्म में प्रमाद न करो, कुशल व्यय में प्रमाद न करो, ऐश्वर्य कार्य में प्रमाद न करो, स्वाध्याय एवं प्रवचन में प्रमाद न करो, देव और पितरों के कार्य में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो, जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। तुम्हारे जो शुद्ध आचरण है तुम्हें उन्हीं पर उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों पर नहीं। जो हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर आश्वस्त करना चाहिए, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा विद्वान हो वे उस विषय में जो व्यवस्था करें वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हो वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको कला संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आदेश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। कृषि संकाय के पीएचडी उपाधि के अध्यक्ष प्रस्तुत किए हैं। कृषि संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हूँ। श्रीमन, मैं आपके समक्ष 10 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जो परीक्षोपरांत कृषि संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको कृषि विज्ञान संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आदेश देता हूँ
कि आप अपने को आजीवन इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। वाणिज्य संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाए। श्रीमान, मैं आपके समक्ष 3 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षोपरांत वाणिज्य संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको वाणिज्य संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने आप को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। शिक्षा संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाए। श्रीमान, मैं आपके समक्ष 26 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करती हूँ जो परीक्षोपरांत शिक्षा संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको शिक्षा संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। विज्ञान संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए गए। श्रीमान, मैं आपके समक्ष 71 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षोपरांत विज्ञान संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको विज्ञान संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। प्रबंध अध्ययन संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए जाए। प्रबंध अध्ययन संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हों। श्रीमान, मैं आपके समक्ष एक अभ्यर्थी को प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षोपरांत प्रबंध अध्ययन संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको प्रबंध अध्ययन संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी प्रस्तुत किए। अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अग्रसर हों। श्रीमान, मैं आपके समक्ष 2 अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं जो परीक्षा उपरांत अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय में पीएचडी उपाधि के योग्य प्रमाणित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि इन्हें इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से मैं आपको अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि आप आजीवन अपने आप को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। श्रीमान, मैं वर्ष 2015 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अपने अपने संकाय में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण व सर्वोच्च अंक पाने वाले 58 उपस्थित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से इन सभी को उपाधि मेडल के योग्य स्वीकार करता हूँ और आदेश देता हूँ कि ये सभी अपने आप को इस उपाधि मेडल के योग्य प्रमाणित करते रहें। श्रीमान, मैं उपाधि पाने वाले अनुपस्थित विद्यार्थियों को जिनके नाम उपाधि पंजिका में दर्ज हैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनकी परीक्षा ले ली गई है और ये उपाधि एवं मेडल प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है
कि इन्हें उक्त उपाधि अनुपस्थिति में प्रदान की जाए। मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से अनुपस्थित विद्यार्थियों को उपाधि मेडल के योग्य स्वीकार करता हूं और आदेश देता हूं कि ये सभी अपने आप को इस उपाधि मेडल के योग्य प्रमाणित करते रहें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से सादर निवेदन करता हूं कि अपने संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। कुल सचिव अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करें। पीयूष कुमार मिश्र, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। रिधिमानंद श्रीवास्तव, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऋचा पाल, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बलवंत साहनी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। युवराज सिंह, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अनम बेग, बी फार्मा। सौरभ सिंह, बीसीए। सोनाली राय, बीबीए। उत्तरा यादव, कला। ऋचा सिंह, वाणिज्य। अंजलि सिंह, कृषि। प्रतिभा वर्मा, एलएलबी। निवेदिता सिंह, बीएड। तृप्ति
कीर्ति उपाध्याय MCA, आकांक्षा उपाध्याय MSc पर्यावरण विज्ञान, मेघा श्री MSc बायोटेक्नोलॉजी, मेघा श्री MSc बायोटेक्नोलॉजी, पायल सिंह MSc बायोकेमिस्ट्री, नीतीश कुमार सिंह MSc माइक्रोबायोलॉजी, सुशील कुमार MA अप्लाइड साइकोलॉजी, साहिद जमाल MBA, जामवंत गौड़ MBA एग्री बिजनेस, बरकत अली MBA ई कॉमर्स, अभिषेक कुमार सिंह MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स, आशुतोष कुमार अग्रवाल MBA फाइनेंस एंड कंट्रोल, ईमान रहमान MBA HRD, अंकुर सिंह MA मास कम्युनिकेशन, नेहा सिंह MHRD, फरहान अमजद वाणिज्य संकाय, गरिमा विज्ञान संकाय गणित, चारुल यादव विज्ञान संकाय प्राणी विज्ञान, जया श्रीवास्तव विज्ञान संकाय भौतिकी विज्ञान, शिवानी सिंह विज्ञान संकाय रसायन विज्ञान,
दिव्यांशा सिंह, विज्ञान संकाय वनस्पति विज्ञान। फरहाना यास्मीन, विज्ञान संकाय सैन्य विज्ञान। धीरज कुमार त्रिपाठी, कृषि संकाय प्लांट पैथोलॉजी। अनुपम राय, कृषि संकाय हॉर्टिकल्चर। दिव्यांशी यादव, कृषि संकाय जेनेटिक्स एंड प्लांट बिल्डिंग। विपिन सिंह, कृषि संकाय एग्रोनॉमी। सीतेंद्र गौतम, कृषि संकाय एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। अमित कुमार चंदेल, कृषि संकाय एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। देव प्रकाश पटेल, कृषि संकाय एंटोमोलॉजी। अरुणेंद्र मौर्य, कला संकाय प्राचीन इतिहास। प्रिया मिश्रा, कला संकाय राजनीति शास्त्र। शिखा तिवारी, कला संकाय हिस्ट्री। ज्योति चौरसिया, कला संकाय अर्थशास्त्र। नसेहा फिरदौस, कला संकाय अंग्रेजी। ज्योति तिवारी, कला संकाय शिक्षा शास्त्र। अंजू यादव, कला संकाय गृह विज्ञान। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, कला संकाय मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। मारिया बानू, कला संकाय उर्दू। शालिनी श्रीवास्तव, कला संकाय दर्शन शास्त्र। पूजा सिंह, शुभम पांडे,
पूजा सिंह, समूह फोटोग्राफी के लिए बैठिए आप जा कृपया शांति बनाए रखें। बैठ जाओ पीछे फोटोग्राफी आपको मिल जाएगी फोटो इस समारोह के अध्यक्ष स्वाधिपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल, कुलपति प्रोफेसर दुबे, members of Executive Council, distinguished guests, parents of the students who have recently taken their degree, and my dear students. First of all, I greet the Vice Chancellor, Professor Agrawal, and Council members, all of you, for this 19th convocation of the Veer Bahadur Purvanchal University, Jaunpur, for this momentous occasion. It's a very special occasion, and at least I'm personally overwhelmed by the response, and particularly noticing that when it comes to outperformance, today the girls have outperformed boys, which is seen from the number here, and it gives me very pleasant feeling, particularly about the future of this country. The country is changing. I thank Professor Agrawal for having me invited for this occasion. It has given me a lot of understanding of this university as well as for this region. Coming a day earlier was very productive, very useful, because of this region I could really understand the region better. It's my probably first visit to the Purvanchal area of Uttar Pradesh. I am in the midst of not only engineers, but scientists, managers, lawyers, and various disciplines, particularly a lot of people from science. However, my talk is more towards engineers, that's particularly because of my bias, perhaps being an engineer. However, the most of which I will be talking will be applicable to all the fields, and certainly this talk is for the young degree holders who are entering to a different phase of life. It's a very different phase. You actually, in olden days, we used to call it from Brahmacharya to Grahastha, but in today's term, it's actually you're getting into a much more responsible phase of your life, where you start contributing to the society. And taken this pledge today, I have a very strong feeling
that all of you not only have a capability, but also will be contributing to the benefit of the society. You will be dedicating yourself. Today, when we are getting into this very complex world, the career is very important. And when we ask youngsters, maybe an SSLC student, which career you would like to choose, there is a bias, heavy bias towards engineering. More would like to go towards engineering. And of course, there is a shifting a little bit towards the management. Why so? The reason is very simple. It's a question of supply and demand. Or other way, demand and supply. More the demand, more you would like to choose. It also gives you a good career, good recognition in the society. And also, if you are lucky to join some multinationals, then it gives you a good salary as well. And on top of that, if you happen to be abroad, that certainly gives you a much larger exposure to what's happening elsewhere in the world. So it is a good career, and that perhaps is the only driver. But I think there is one more reason for that. If you have to really get a similar kind of a career elsewhere in science, in physics, in chemistry, in biotechnology, then you have to do much harder work. The competition is much larger. But in engineering, even if the competition is not that large, because the demand is very high. However, we are so much obsessed with engineering education that we are producing today more than 10 lakh of engineers in this country. The question really comes is, are we really solving the problems of the engineering? And that's a question bothering my mind, largely because I have been dealing with engineering for a long time in various capacities. Actually, if you look at it, you will find millions of engineering problems. You have a region called Sundarban. Just 2 years back, we organized a study what engineering interventions have been done in Sundarban. We discovered that the potential of Sundarban is to become the Netherlands. There's no difference. In fact, our soil is more productive. But actually, today there are 6 lakhs population and they are very poor. They are basically fishermen and no development. The last engineering intervention that took place was in 1942. And that too because one British engineer, he thought that these people here need sweet water for drinking. So he dug a canal and brought sweet water from Ganges. After 1942, there is no engineering intervention in Sundarban. There is a good example nearby you or nearby us in Ganga. It's a very highly polluted Ganga. Why? Why we can't solve this problem? Of course, the problem is created by mostly the industry, which is again related to the engineering discipline. Can we not solve it? When we look at across the world, many problems have been created by industry or by the engineers, and they have been solved also. I'll give an example. 20 years back, we were all worried about the ozone hole. Everyone was worried that the ozone hole widens will have a serious repercussions on the health. There will be widespread of cancer because the ultraviolet rays that come from the sun as well as from the cosmic sources will play havoc with our health. But then the world community, scientific community found a solution. We created a parallel equivalent of those CFCs, and today we don't no more use those CFCs. The ozone hole not only has stopped growing, but actually it has come back to its original position now. We don't have any more talk of the ozone hole. So it's a problem created by
scientists and engineers, but it's also solved by scientists and engineers. But there we are talking of the level of the world. So not talking of that was not a problem of our country. I'm just coming back, the point I'm trying to make is that when it comes to solving the world problems, similarly we are talking of a growing pollution, growing carbon dioxide and global warming. We all know that we have already impacted the atmosphere with respect to increase of the so-called greenhouse gases, that it will probably take another few hundred years to really overcome the problems. But then I have very strong belief, and I keep following the research that's going on, is a question of just matter of probably a decade or two that we'll be able to control the carbon dioxide emissions, we'll find alternate rate of energy, and that's what's happening. But when it comes to solving the problems in our backyard, we are not really trying to see the problems at all. Why so? Is there something, a problem with our education? Same engineers, when they go abroad from India, they do wonders. We know that in NASA, 30% of the engineers employed are of Indian origin. And they all are doing top of the line jobs, they get respect, they produce world-class research. We all know that the doctors in UK, more than a large percentage, I would say, more than half, are of the Indian origin, and they are all doing wonderful job. Then why is it that we are not doing for those things here? Is it the atmosphere or is it the education? I have a feeling that is a combination of the two. This Indian education makes them work much harder in the atmosphere of US or UK or Europe, but we don't do it, work so much hard here. So largely it's a culture as well as education. Are we teaching our engineers to become engineers, or are we producing students who are actually looking for engineering employment? There's a difference between the two. Working for employment is different than working for becoming an engineer. We all know about Lord Macaulay's policy. He brought education to India and made a great difference. But for what purpose? Purpose was to create support system for the British rule, to create good clerks who can actually help British in ruling the country. Sometimes a thought comes, are we producing our engineers for the multinationals of the world? They all earn good salary, but actually they serve the multinationals. We need to really think about it, that where is the problem? One problem, of course, I understand is because of the so-called coaching centers. And this particular thought I just mentioned because you are the educationist and you have to worry about it. A student who is not so bright, if he takes up a coaching center for a year, he does much better in the entrance examinations compared to the so-called brilliant student but who has not gone through that. So this gives an edge. But then what it does play with the natural selection process. Now, can we really think of a solutions so that we really get the best ones to the best courses rather than having a lopsided approach where not so good ones really do that. So this is something which I would really leave it to the policymakers here who really have to decide what way we should really conduct our entrance exams so that the disparity and the distortions created by the so-called coaching centers is nullified. We need to do one more thing. When we are educating our students, and also I'm now talking to you as a students, that you have learned how things work, whether it is a DC motor or electric
toy or whatever, or a train or a engine of a car, have you taught how things do not work? Because that's very important. The biggest lesson when I learned after getting into ISRO was physics of failure. What makes it fail? If we do not understand what it makes it fail, we cannot produce goods that will not fail. And it's very important. Just knowing them how it works is not sufficient. It also, we need to know the failure mechanism. However, in terms of learning how things work and how things fail, there's another aspect of the education, and that is entrepreneurship. Entrepreneurship is something very different thing than just becoming an engineer. It's something to do with what makes it success. It is to do more with less. It's actually an attribute to problem solving. I was discussing something in the morning with Professor Agrawal, and what we said was, actually we were discussing together, we arrived at a conclusion. It's not something best solution. It doesn't work in engineering. It's good for science. You can continue to look for best and do your research and do your thesis. In engineering, it's what is really applicable today. What is best today, not really best in terms of the absolute best. You really have to find the working solutions. The other thing which gets into entrepreneurship is you're cross-linking different ideas, cross-linking of disciplines. If you want to even produce a good toy, you go today to the market, you will find the market is full of Chinese toys. We don't produce in India, but all sometimes we do a copy, sometimes good one and sometimes bad one. But why we are not able to produce? If you really see, even a toy has got a multiple discipline of technology. It has got a lot of electronics, there's a lot of physics like piezoelectronics, piezo effects, it's got a material science issues, it's got a polymers, it's got chemical engineering. All that has to be fused together even to produce a toy. I'm not talking of a very great thing like a satellite or an aeroplane. Recently, just about a year back, I was a member of a committee which reviewed the IIT Delhi in terms of their overall performance. They take this exercise for once in 10 years. And when we looked at that, we found that IIT Delhi was performing very well in terms of education and also in terms of research. In fact, we went through a report 10 years back when such an exercise was done. The committee at that time had suggested that you are doing well in teaching, and of course IITs are very well known for teaching, but they said that you must pick up research, which they did very well in last 10 years. But when we try to understand what those boys and girls come out of IIT doing, they are all, most of them going abroad, serving multinationals, as I said earlier, and whomsoever are there, they are also serving multinationals here. So where is the productivity as an engineering? And then we added one more goal for them. We said, your vision of the IIT has to be education, research and entrepreneurship. This is one thing which I would like to really talk to you and tell you today. It's very important that we really get into very seriously about entrepreneurship. It's a question of adding value to the country. In addition to add value to yourself. Coming back, what actually is happening in various disciplines in the country, in the engineering? Are we really doing making an impact? And one example I learned was, I was visiting Netherlands once and had a meeting with a committee of people, mostly engineers, but there were a lot of other people coming from the society.
And one thing we repeatedly were told that for Netherlands, the engineers are very important because the society, the existence of the Netherlands as a country, you know, about 30% of the Netherlands is actually below the sea level. And that 30%, including the Amsterdam airport, contributes to 70% of the Netherlands economy. So they say that engineers have made us to what we are today. Can anyone in India make that statement? You go to the street and ask. I don't think anyone recognizes any engineer. If you say Visvesvaraya, I don't know how many people will remember. Yes, people do understand, do remember Dr. Kalam's name for the missiles and all that. But that's the end of it. We have not made that impact. I come from space, and when I look at it, yes, relatively, when you look at all the examples, we have done much better. We have at least 2 world-class launch vehicles today, and we are perhaps 6th in the world in terms of launch vehicle technology. We have done very well in satellites, and we are perhaps as a country 4th or 5th in the satellite technology, and particularly remote sensing technology, we are one of the best ones. But if you look at the other organizations, atomic energy, yes, they have done very well in terms of a project called Dhruva, where we are talking about development of fast breeder reactors. In fact, as on today, we perhaps lead in the world in the fast breeder reactor technology because Dhruva is likely to be critical in next couple of months. Once this happens, a 500 megawatt reactor, we will be first in the world. But when you look at the overall impact, the target was something like 20 years back. Actually, by 20 even earlier, Professor Bhabha, who actually died in 1966, he had a dream of giving a large contribution of atomic power to this country. Our goal that time set was 10%. Today, we are under 3%. So we are not making that impact. When you look at CSIR, the industry, I in CSIR stands for leveraging the industry. I'm not sure whether one industry in the country will say that, okay, we have come into existence because of CSIR. Maybe some small ones. I think the only good example is Sonalika tractor, which got developed about 20 years back. Afterwards, we have not really heard anything significant. We are one of the largest consumers and largest growing society in the world. Aircraft is a very important thing for us. And you know, it's surprising. We don't make a civil aircraft. And what is our market? Enormous. Perhaps you know that Indigo Airlines alone has ordered 430 Airbus 320 Neo. Just one airline. Look at the amount of money that will be sending abroad. And on top of that, Jet company has also ordered another 150. So we have an enormous market, but we don't have our own civil aircraft. When we look at some of these things, so we need really getting worried about how do we really correct ourselves as a country, and what do you need to do? Just to give you a little example of my own work, when I passed like you, I was about to pass from MBM Engineering College, Jodhpur. My teacher, Professor Murthy, head of the Department of Electrical Engineering, he just called me. I think it was just about a month back before we were having a final exam. He asked me, what are you going to do after BE? And I had no exposure at all beyond MBM Engineering College, Jodhpur. So I just told him, sir, I will join Rajasthan Electricity Board, being electrical engineer.
He said, don't do that. Go to Indian Institute of Science. Do your ME. And then you decide. That particular advice for my head of department, for my teacher, changed my whole life. I went to Indian Institute of Science. It doesn't make too much of a difference in terms of teaching. In fact, I can ascertain today my teachers in MBM Engineering College were better than my teachers in the Indian Institute of Science in terms of teaching alone. But the atmosphere, the outlook towards research, outlook towards do something new, outlook towards encouraging yourself to excel in life. You are not satisfied with what you are today. That made all the difference. And of course, when I just completed my MTech, I joined ISRO. ISRO also I was lucky. Like Professor Murthy was my turning point at very young age of 21. Professor U.R. Rao was another person whom I joined, and he was an institution by himself. I just remember an example where I wrote my first paper in ISRO, research paper, and I just had no confidence, so I gave it to him, and he used to come only on Friday and Saturday, once in 15 days from Ahmedabad for our work, and the other way he was doing his cosmic research in Ahmedabad. So I just gave him one day, sir, you take my paper and you read and let me know what I can do. Next visit he came, he said, I have already sent your paper for publication. It was good. I have made a lot of corrections because my English used to be very bad. Of course, not all that good even today, but it was very bad. So he made all these corrections and he didn't add his name. I got the gun of proof after some 2 months and my paper got published. This is where the leadership, this was my first lesson of the leadership. After that, of course, I got into the totally new discipline. I was supposed to do attitude control of the satellite. And frankly speaking, I didn't know what satellites are. I didn't know what attitude control is. And I know what does it mean. But we started learning. And that the journey from 1970 onwards continued till in 2005 till I was in ISRO, continuing attitude control system starting from very simple satellite Aryabhat, added spin-axis orientation control to Bhaskara satellites. We did a very complicated technology in terms of you can say attitude control system in Apple spacecraft. We had to suddenly jump to making communication satellite much before we got into the INSAT series of importing. And when we did that Apple Indian passenger payload satellite experiment, we had so many difficulties, but a small group of us just looking at every problem, how will work or what will make it not work. Just these two things continuously addressing. And we had the first satellite success of the 3-axis attitude control system and first communication satellite of India launched in 1981. We also got immediately after that a satellite called IRS. You must have heard about it. IRS is a satellite, the remote sensing satellite. We had a lot of options there to do things easier way, but those will not take ISRO to a long way. And we chose those technologies which were so difficult but will take us ahead of others. Well, afterwards, INSAT to various different satellites, and with every satellite we were doing something new, and that's what keeps us going and creating a newer technologies. I moved myself to Delhi, you can call it as a Babu if you like, as a secretary of a department, ocean development. But then, there also, within a year, we converted into a Ministry of Earth Sciences. We were the first in the world to create a Ministry of Earth Sciences and have a total integration of atmosphere, of ocean, and also of the solid earth. This is a very unique effort. And of course, afterwards, I have been with the Department of Defense
DRDO, addressing primarily the needs for the security for the country and the technologies related to that. Currently, I still worry about how the technology in ISRO for the future growth and what we need to do, particularly in the context of the national security. It just happened because I happened to be connected to the national security a little bit more seriously because I was a member of the National Security Advisory Board. In all that, our expectations now have grown. And just to give you the thought, I'll just give a quote from Arthur C. Clarke. He was a very visionary cosmic ray scientist, and he said, any advanced technology is indistinguishable from magic. What it means, that the people who really do, they really are doing magic. There's another engineer today in the world, and I would call it as an engineer number one. He is not an engineer by discipline, but the way he is working, Elon Musk. He's the chief CEO of SpaceX. And if you remember, our Prime Minister, Honorable Prime Minister, met him in a battery factory, Tesla. And he says, engineers are magicians of 21st century. There's another quote that says, engineers are destined to build and create things that do not exist today and will be indispensable in our future life. If you really look at the example, you are all carrying mobile, you all use internet. I don't think in 80s we ever thought that mobile would be so important, but today it is. So we engineers do create things that we don't realize the importance today. But what is happening today, the internet itself has expanded our boundaries of intelligence to the digital world. But what is more interesting thing is, the coming technology, the Internet of Things will bridge the divide between digital world and the physical world. And you will be able to control the environment around you. Not able to understand alone, you will be able to control the environment around you. The feeling is that the impact on individuals and society by the Internet of Things will be larger than the Internet and the mobile itself. So we are going through a transition phase, and this transition will go in a much, much faster way. We are now, in terms of the space, getting into another transition. You know, the man Armstrong set his foot on moon in 1969, July 1969. And afterwards, actually, we have really not seen any major activity, except of course the space station is a big thing, but in terms of the going into the outer space. But then the European Space Agency has proposed that the next decade, 2020 to 2030, as an international lunar decade. What they envisage is that they will make a permanent human habitation at moon, and this should act as a kind of an intermediate platform, intermediate hub to have the voyages much beyond into the outer space. NASA itself has set a goal of permanent settlement of man on Mars, and that they are talking about in the next decade, 2030 onwards. Of course, they are talking of a capability to develop is huge. You know, our PSLV can take about 1,500 kg into the LEO orbit. Our GSLV can take about 2.5 tons or maybe 3.5 tons into the lower orbit. Today, the Ariane space, one of the biggest satellites in the world, takes about 10,000 tons into the GTO. But what they are talking is developing a capability of 128 tons into the lower orbit. It's a huge capability. And these are the kind of developments which are driving the future.
they are going to make a huge difference the way we think and work. Of course, whether we would ourselves get into that or not, because today our goals are very modest. We want to use space for good of the society, and this is what we have been doing, but we want to expand that in looking into various other applications, which particularly in the context of the disaster management. But when we look at the future, what one looks at is that if we have the so-called 8 to 10% growth of the GDP, I can assure you that our aspirations will also increase, and we will be really talking about going to Mars ourselves or going to Moon ourselves and participating in the so-called human presence. And that's just a matter of decades, a decade or two. So particularly the youngsters, when you are coming out of the college, you will definitely see that India becomes seriously interested, and that opens a large avenue for engineering effort, for engineering work packages. Even though we are so-called poor country, but our aspirations are very high. I was really stunned to note that when there was a proposal from one of the American company that we will take anyone for a fee, they said something like $25 to $30 million to Mars for only one-way journey. You go there, don't come back. You know about number 2 in the list, maximum were Indians, about 100 of them. So there are a lot of people who think otherwise that this country is not just poor. To achieve all that, if we have to meet these aspirations, what we need to do? When you are getting into this next phase, when you are getting into the engineering as a discipline, doing things, one thing you must realize, that it is not individuals anymore that make a difference. You need to work as an organization. Organization excellence, individual excellence is a must, that's an imperative. But it's the organization excellence which makes very important difference. And there are many examples, I don't want to take your time now, that unless we build this culture, again, I will quote my professor, you are my guide, that as individuals, we are excellent. We are, by genes, we perhaps have the best genes in the world to become best engineer or best doctor. But as a group, we are a disaster. Now, we need to change this thinking. It's true that as a group today, we are really a disaster, but we need to work, must know how to work for the organization, because that's very important. And it is related comment with respect to organization excellence is that when you are pursuing your career, you have to remember a phrase, leadership without title. Normally we associate, and particularly in the context of the politics, that leader means how many followers he has. Actually, leader doesn't have so many followers. Leadership is a quality inbuilt in which you are really putting yourself ahead of others. You are caring for others. If you have a colleague who is not feeling so well, and if you ignore him, you are not a team builder, you are not a leader. But if you care for him, try to find out what actually the problem is and comfort him, you are a leader. An auto rickshaw driver, if someone leaves a purse, and if he looks into the purse and finds out the address and goes and returns the purse, there's a leadership quality in it. So leadership is not associated with a title or a followership. It's an attribute that you need to develop in yourself. As I was telling that I wrote my paper, and Professor Yarov actually sent it. That was my first lesson of leadership. In fact, many times I remember that incident because I said, when I grew, I became a director of a center, I always felt that am I as good a leader as my leader was?
is something very important. The other important thing which I would like to mention to you is we have to adopt to change as a way of life. The life is changing very fast. We have witnessed it from the tube. We have seen VLSIs, and VLSI also shrinking from 1 micron in 2000 to something like today we are talking of a 19 micron technology, in fact even 13 micron technology. So it's not a 13 nanometer technology. So we are talking of a change which are taking so fast. Yesterday only I was reading an article that someone has now developed a transistor on a flexible membrane. And what does it mean? It means a lot. It means that all the devices that we are having, they come on a rigid substrate. You will be able to make them on a flexible substrate. It would mean that you can carry a television in your pocket, a 20-inch screen in your pocket. So these are all things changing. But are we changing to you? We are very good as Indians. We are very good at adaptation to change with respect to usage. We do it very fast. In fact, today we are the largest customer of the so-called smart mobiles. But then, are we bringing that change into our working? Are we introducing that change as a discipline into our engineering practices? Are we learning? That's something which we need to do very, very fast. I would not like to take your time, but I just want to make this point once and again, that you have to make a difference. Wherever you are, whatever you are doing, you just assume that you are there as a player, as an actor. You have a role to play. You may be there for a year, you may be there for 10 years. You have a role to play as an actor, but you don't own anything. If I am a director of a center, if I am a secretary of a Government of India department, it doesn't belong to me. But I have a role to play. And that role I should play in such a way that I should leave an imprint. I should leave that feeling in the people. Yeah, this man came, he made a difference. So the question is how to do that. And that's something which you have to innovate yourself. But you have to make a difference. I remember a documentary film, just about 4 or 5 years back, I saw that. A writer is sitting on a sea beach, getting inspiration what to write and all that. The poets and writers do that. He saw a young man walking on this beach. He picks up something and throws into the sea and walks. He saw the same thing next day, and he got too much curious. He was not able to focus on his writing, so he started following him. And then he asked him, "Look, young man, what is that you are doing?" He said, "The ocean brings along the waves these jellyfishes. They die because of the lack of water once they come out. I just pick them up and throw into the sea." The writer was knowledgeable about the ocean. He said, "Look, what nonsense are you doing? The ocean is lakhs of kilometers, ocean coast is lakhs of kilometers long. India alone has got a 7,000 long coastal line. You will be walking a kilometer or so today, and that at that moment, whatever jellyfish comes, you throw into the sea. You see, does it make a difference?" The young man didn't answer. He just kept on walking. Picked up the next one he saw, threw back into the ocean and said, "It made a difference to that one." And that is something that we need to look at it. We don't have to really look at the global scenario, but we should make an imprint, we should make a difference. I would like to conclude that engineering is not just a degree. It is not just a problem fixing or solving a problem. It is not just doing a research, but it is something beyond, more holistic, in which we want to make a difference in the
way of life of the people. And that's something which, if we kept in mind, I think that make a lot of difference, not only in you, but by you to the society. So, my dear students, you are entering a new phase of this professional life and will be facing very many challenges in all your life in very different ways. Keep some of these points in your mind. Indian ethos, social values and commitment. You should always nurture them. And you should always remember your teachers, your peers who have really given those values to you so that they always guide you. Wish you all the very best in your life. Thank you. मैं माननीय कुलाधिपति जी से निवेदन करता हूं कि वे अध्यक्षीय संबोधन प्रदान करने की कृपा करें। हमारे राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी कुलाधिपति महोदय किन्हीं कारणों से आज सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने एक संबोधन दिया है इस कॉन्वोकेशन के लिए, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और चेयरमैन टेक्नोलॉजी रिसर्च इसरो हेडक्वार्टर बेंगलोर प्रोफेसर प्रेम शंकर गोयल जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल, कार्य परिषद विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, पत्रकार मित्रों, समस्त अतिथिगण, यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे माँ सरस्वती की उपासना और आराधना के दिन बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं नहीं आ पाया। मैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करता हूँ। इसके साथ ही आज महान कवि निराला जी का जन्मदिन भी है। इस अवसर में मैं उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम सबके बीच इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और चेयरमैन टेक्नोलॉजी रिसर्च इसरो हेडक्वार्टर बेंगलोर प्रोफेसर प्रेम शंकर गोयल जी उपस्थित हैं। मुझे आशा है कि हमारे विद्यार्थी आपकी गौरवमयी उपस्थिति और आपके उद्बोधन से अवश्य प्रेरित होंगे। मैं यहाँ आपके स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ आने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं इस ऐतिहासिक शहर जौनपुर की पावन भूमि को नमन करता हूँ, जहाँ अनेक स्वतंत्रता सेनानी, वीर सपूत, गणमान्य कवि, शायर, लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, कलाकारों ने जन्म लिया और इसे महामंडित किया। दीक्षांत समारोह छात्राओं के साथ ही उनके गुरुजनों तथा माता पिता के लिए विशिष्ट और गौरवमयी अवसर होता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी उपाधि धारकों को बधाई देता हूँ और आपके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। आज जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। वास्तविक दुनिया में कदम रखते हुए सपनों को हकीकत में बदलने की चेष्टा आप कर रहे हैं। आपने सतत प्रयास और अध्ययन से महत्वपूर्ण मंजिल पार की है। उच्च आदर्शों को एवं दृढ़ निश्चय को संरक्षित करते हुए अपने परिवार, समाज, देश और मानवता के लिए जीवन को सार्थक बनाने की एक नई पहल करने का प्रयोजन आपने किया है। उत्तम विचार और योग्यता से ज्ञान और क्षमता में वृद्धि हो, प्रगति के मार्ग पर आप अग्रसर हो, यही मेरी मनोकामना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस विद्या मंदिर के प्रांगण में आप लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। इसके सार्थक उपयोग पर राष्ट्र का भविष्य भी निर्भर करता है। इस भूमिका को निभाने में आपकी इच्छा शक्ति विशेष महत्व रखती है। समाज के निर्माण में आपका प्रमुख स्थान है, इस बात को न भूलें। आप सब में जो सामर्थ्य है वही आज के राष्ट्र की शक्ति और कल की आशा है। जब कभी समाज के सामने चुनौतियां आती हैं, युवकों ने अपनी मेधा शक्ति और पुरुषार्थ से उसका सामना किया है और समस्याओं का समाधान किया है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षित, जागरूक और सभ्य लोगों की एक शांतिमय समृद्ध राष्ट्र के आधार बन सकते हैं। इसलिए हमें ऐसी प्रगतिशील, सुनियंत्रित शिक्षा प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जो समाज के सभी वर्गों को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुणात्मक शिक्षा भी प्रदान करे। इसी प्रकार शिक्षा प्रणाली के विस्तार के साथ गुणात्मक और उच्च मानदंड भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
इसके लिए संस्थाओं और विशेष रूप से शिक्षण कार्य नीति, पाठ्य सामग्री से लेकर रोजगार सृजन तक के तालमेल होना चाहिए। हम प्रायः वर्तमान उच्च शिक्षा में व्याप्त असमानता के बारे में बात करते हैं। होनहार युवाओं को प्रोत्साहित करने वाले समग्र नीतिगत ढांचे में समावेशी तरीके से जोड़कर इन असमानताओं को दूर करना आवश्यक है। उच्च स्तर शिक्षा प्राप्त करने के मामले में अनेक व्यक्तियों के समक्ष पर्याप्त धन की समस्या उत्पन्न हो रही है। विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां उपलब्ध करवाने, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी शिक्षा ऋणों पर दिए जाने के वाले ब्याज पर आर्थिक सहायता देने की योजनाएं बनाना महत्वपूर्ण होगा। समाज के निर्धन वर्ग के बच्चों को प्राय इस समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि निर्धन और मध्यम तबकों के योग्य मेधावी छात्रों की पहचान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर क्षमता खोज की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने में भी मदद करनी चाहिए। मेधावी युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि योग्य विद्यार्थी वित्त के अभाव में अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकेंगे तो इससे राष्ट्र का नुकसान होगा। कोई भी संस्था तब तक अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करने का दावा कर सकती जब तक वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती। पाठ्यक्रमों में एक दूरवर्ती कार्यक्रम शामिल करना लाभकारी होगा। इसमें समाज के उपेक्षित वर्गों, पड़ोसी समुदाय के साथ विद्यार्थियों को अपनी संवाद द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को उस सामाजिक वातावरण की जानकारी मिलेगी जिसे वे कार्य करते रहें और वे अपने आसपास के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी भी बने। वास्तव में शिक्षा से जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। इस संबंध में हमें अनुसंधान और विकास पर ध्यान देना होगा। सीखने को उत्साह और जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ाना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान से कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ज्ञान की शक्ति को स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई, पर्यावरण, संचार, परिवहन, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष आदि में प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षा को लाभकारी बनाने के लिए उसे व्यापक बनाना आवश्यक है। ऐसे अनेक प्रश्न जिन पर हमारी शिक्षा प्रणाली प्रायः कमजोर करार दी जाती है, परंतु इसका भी महत्व है। युवाओं का चरित्र निर्माण उनमें से एक है। उनमें कौन सा नैतिक मूल्य जागृत करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जो परिश्रम, अनुशासन और निष्ठा के गुण को समझता हो। मानवता को आपस में जोड़ने वाले साझे सूत्र का महत्व समझने में कैसे उनकी मदद की जाए, ये साझा सूत्र शांति और सौहार्द के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व भर में लोगों को तुरंत एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने, इसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सूचना और संचार माध्यमों की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सूचना संचार प्रौद्योगिकी की बेहतर अध्यापन और शिक्षण तरीकों को अपनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है तथा पुस्तकों, जर्नल, शिक्षा सामग्रियों के संबंध में उपलब्ध संसाधन का आपस में आदान प्रदान किया जा सकता है। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली पर जोर देने की आवश्यकता है जो युवाओं को स्वावलंबी बनाए, रोजगार पाने में उनकी मदद करे। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शिक्षकों का दायित्व है कि वे देश के उच्च परंपराओं के अनुरूप कार्य करें। त्याग, सेवा, प्रेम, संवर्ग, सम्मान, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति, समानता जैसे जीवन मूल्यों को प्रगतिशील दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत कर विद्यार्थियों के मन को उदार बनाएं। शिक्षण संस्थाएं वे पवित्र स्थान हैं जहाँ राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। हम शिक्षण संस्थाओं को अपने दायित्व को निभाने में अधिक उत्तरदायी होने की आवश्यकता है। शिक्षण संस्थाएं अपने यहाँ ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो विद्यार्थियों का चौमुखी विकास करें। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर IT के क्षेत्र अपना परचम फहरा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश भी अब एजुकेशन हब होता जा रहा है। गाजियाबाद और नोएडा में विशेष तौर पर इस क्षेत्र में प्रगति हासिल की है। ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि शिक्षा के व्यवसाय बनाकर इसका बाजारीकरण न किया जाए। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। हमारे देश में ही तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा जैसे संस्थान थे जहाँ विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमें अपना पुराना गौरव वापस लाना होगा। मैं माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का हैदराबाद में दिए गए भाषण का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अत्यधिक प्रयासों और नीतिगत हस्तक्षेपों के बाद अब जाकर हमारे 2 संस्थान ISC बेंगलुरु और IIT दिल्ली दुनिया के शीर्ष 200 संस्थाओं में जगह बना पाए हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक सिल्वर लाइनिंग है
मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से भी ऐसी संस्थाएं उभर कर आएँ जो विश्व में अपना रिकॉर्ड बनाएं। मुझे खुशी है कि पिछले 28 वर्ष की कड़ी परीक्षा से गुजरता हुआ यह विश्वविद्यालय अपने मसीन क्षमता और परिपक्व बौद्धिक क्षमता का स्रोत बनकर पूर्वांचल में विकसित हो चुका है। यहाँ का जनमानस एवं आर्थिक सामाजिक परिवेश इस विश्वविद्यालय को निरंतर परिष्कृत करता आ रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी नागरिक और बुद्धिजीवी वर्ग मिलकर उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय को अग्रिम पंक्ति तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने भावी जीवन में उत्कृष्ट कार्यों द्वारा अपने संस्थान की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए देश और प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति जी के प्रति अपनी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु उन्हें एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेम शंकर गोयल जी को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट करने की अनुमति चाहता है।